Welcome students. Today I am going to discuss problem items related to realization account, its concept with example questions. आज हम आपके सामने में वैसी समस्याओं को लेकर के आए हैं जो रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने से रिलेटेड है, उसी के कंसेप्ट की विस्तार से जानकारी देंगे और फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसको हम स्पष्ट करेंगे। पूरी जानकारी हम इस प्रेजेंट वीडियो में देने जा रहे हैं। आज के समय में आज का जो पेंडेमिक पीरियड है, निश्चित रूप से पेंडेमिक मतलब होता है जिसका इफ़ेक्ट जो है मैक्सिमम लोगों पर, अधिकांश लोगों पर पड़े। तो आज जैसा कि देख रहे हैं हम मैक्सिमम लोग कोरोना से प्रभावित होता चला जा रहा है। इस कारण से आप लोगों से आग्रह है कि आप अपने घर में रहिए और अपने आप को सेफ करके रखिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ। अब तक पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन से रिलेटेड अकाउंटिंग में पिछले वीडियो में हम आपको बतलाए हैं कि पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन के केस में रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। जैसा कि हम स्पष्ट रूप से बतलाए थे कि अगर पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन की बात दी गई है, क्वेश्चन दिया गया है और हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं रियलाइजेशन अकाउंट एक एक्सपर्ट या बाहरी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले डिसॉल्यूशन एक्टिविटी से रिलेटेड अकाउंटिंग है। निश्चित रूप से इसमें एक्सटर्नल एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं और उससे रिलेटेड रियलाइजेशन और पेमेंट का इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं। और इस क्रम में हम आपको बतलाए थे कि सभी एसेट्स को जो पार्टनर्स से रिलेटेड नहीं है एसेट्स, उन सभी एसेट्स को, उसमें भी कैश बैंक को छोड़ करके एसेट्स का नेचुरल साइड डेबिट होता है, इसलिए डेबिट में रिकॉर्ड किए थे। लायबिलिटीज़ में एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को हम क्रेडिट साइड में, चूँकि लायबिलिटीज़ का नेचुरल साइड क्रेडिट होता है, क्रेडिट में रिकॉर्ड किए थे। और ये जस्ट क्वेश्चन से हम कॉपी किए थे, काम की जानकारी लिया गया था एक्सपर्ट के द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर के द्वारा। काम की जानकारी ले लेने के पश्चात अब वो अपना काम स्टार्ट करेगा। एसेट्स का रियलाइजेशन आइदर इन फॉर्म ऑफ कैश और बाय टेकन बाय पार्टनर्स के थ्रू रियलाइज़ करेगा। रियलाइजेशन इनकम का रूप है, क्रेडिट में दिखलाएंगे। एग्जैक्टली इसी तरीके से लायबिलिटीज़ के पेमेंट को भी हम एक्सपेंसेस का रूप होने के कारण डेबिट में दिखलाएंगे। कैश पेमेंट होता है तो कैश या बैंक के नाम से, और पार्टनर्स अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। और इन सब को रिकॉर्ड करने के बाद होने वाले रियलाइजेशन या डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस को हम डेबिट पक्ष में, एक्सपेंसेस लॉस है तो डेबिट में रिकॉर्ड करना है कैश या बैंक के नाम से। और फाइनली हम प्रॉफिट लॉस या रिजल्ट निकाल लेते थे, जिसको कि प्रॉफिट या लॉस के नाम से रिकॉर्ड किए थे। प्रॉफिट होने से भी प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफ़र कर दिए थे, लॉस होने से भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। तो ये सिंपल डिसॉल्यूशन से संबंधित रियलाइजेशन अकाउंट था। अब हम कुछ कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम का पॉइंट लेने जा रहे हैं, जो कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में हमें हमारे सामने में क्वेश्चन सॉल्यूशन में हमारे सामने में आता है। उन प्रॉब्लम क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट, अगर हमारे क्वेश्चन में रिकॉर्डेड एसेट्स है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में एसेट्स दिया गया है लेकिन रियलाइजेशन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो याद रखना है ऐसे सभी एसेट्स जिसका रिकॉर्डेड एसेट्स है लेकिन रियलाइजेशन का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो हम सबसे पहले देखेंगे वो कौन सा एसेट है। अगर रियल एसेट्स है या टेंजिबल एसेट्स है, दृश्य संपत्ति या वास्तविक संपत्ति है, तो ऐसी स्थिति में उसका रियलाइजेशन कैश के नाम से और बुक वैल्यू से मानेंगे। और अगर इनटेंजिबल एसेट्स है, अदृश्य संपत्ति है, गुडविल पेटेंट्स है, तो उस कंडीशन में रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दिया रहने से रियलाइज्ड वैल्यू 0 माना जाएगा। इसी तरीके से रिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ बट हैविंग नो पेमेंट इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चन, सवालों में रिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है, बैलेंस शीट लायबिलिटीज़ में लायबिलिटीज़, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ दिया गया है लेकिन पेमेंट में उसकी कोई जानकारी नहीं दी है, तो याद रखना है ऐसे सभी लायबिलिटीज़ का पेमेंट हम कैश के नाम से और बुक वैल्यू से करेंगे। जस्ट अपोजिट अनरिकॉर्डेड एसेट्स है और उसका सिर्फ रियलाइज्ड वैल्यू दिया गया है। होता कभी कभी क्या है कि पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर को मान ले रहे हैं, किसी पार्टनर को गाना सुनने से या क्रिकेट देखने से, मैच से बड़ा इंटरेस्ट है और इसी कारण से वह मार्केट में गया तो रेडियो एक ले लिया, गाना सुनेंगे या मैच देखेंगे।
और गाना सुनने और मैच देखने के क्रम में रेडियो लाया, बिजनेस में रखा, लेकिन उसकी अकाउंटिंग नहीं किया कि बिजनेस ने रेडियो परचेज किया। लेकिन जिस दिन बिजनेस डिसॉल्व होगा, एक एक एसेट्स को रियलाइज़ करने के लिए हम निकालेंगे पार्टनरशिप बिजनेस से, तो रेडियो भी निकल करके आएगा, जो कि रिकॉर्ड में नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा काम है रियलाइजेशन और पेमेंट करना, न कि अकाउंटिंग के एरर को सही करना। इसी कारण से ऑल सच एसेट्स, इफ़ अनरिकॉर्डेड एसेट्स है और रियलाइजेशन इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो जस्ट रियलाइज़ करेंगे, रियलाइज़ के प्लेस में उसकी अकाउंटिंग करेंगे। और इसके जस्ट अपोजिट आपका लायबिलिटीज़ से रिलेटेड आइटम में अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है बट हैविंग नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स पेमेंट, तो उस कंडीशन में ऑल सच लायबिलिटीज़ ओनली पेड, ऐसे दायित्वों का सिर्फ पेमेंट करेंगे, कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कैश के नाम से पेमेंट करेंगे। तो ये 4 महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए था। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रॉब्लम जो कि प्राय स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करता है, समस्या देता है, वह है प्रोविजंस के बारे में, डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन जैसा कि आप जानते हैं बैलेंस शीट में रिलेटेड एसेट से माइनस करके रहता है। रिजर्व फॉर बैड डेट्स जैसा कि आप जानते हैं डेटर से माइनस करके रहता है। इसी की तरह से इन्वेस्टमेंट एसेट्स में रहता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लायबिलिटीज़ में रहती है। लाइफ पॉलिसी फंड हमारा लायबिलिटीज़ में रहता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट्स में रहता है। डेटर से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कभी हम घटा करके लिखते हैं और कभी उसे लायबिलिटीज़ में हम पाते हैं। इस तरीके से इन इंफॉर्मेशन को रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में हम अकाउंटिंग में कैसे ट्रीटमेंट देंगे, ये हमारे सामने में समस्या है। तो हमेशा याद रखना है, ऐसे सभी प्रोविज़न्स को जो रिलेटेड एसेट्स में है, जैसे कि बतलाए अभी, वो चाहे रिलेटेड एसेट से माइनस करके रियलाइजेशन बैलेंस शीट में दिखलाया गया हो या लायबिलिटी साइड में दिखलाया गया हो, एसेट से रिलेटेड प्रोविजंस को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में हम रिकॉर्ड करेंगे। और रिलेटेड एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स जिससे डेप्रिसिएशन है, डेटर्स जिससे प्रोविज़न है, या इन्वेस्टमेंट या जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हम डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे, करेंगे और फुल वैल्यू से करेंगे, विदाउट कंसिडरिंग इट्स प्रोविजंस, बिना इसके प्रोविज़न को घटाए हुए। जैसा कि बैलेंस शीट में घटाया हुआ भी रहेगा, फिर भी हमें यहाँ घटाना नहीं है, उसको हम अपोजिट साइड में लिख चुके हैं, इसलिए फुल वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे डेबिट। इसके पश्चात अब रियलाइजेशन की बात आती है, तो सोचने की बात है, जब हम बिल्डिंग बेचेंगे तो बेचने वाला भी और ख़रीदने वाला भी उसके फिजिकल प्रेजेंस को देखते हुए वैल्यू को फिक्स करता है। मीन्स आफ्टर कंसिडरिंग इट्स डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड। तो रियलाइजेशन में हम उसके प्रोविजंस को यूज़ कर चुके हैं, कंसिडर कर चुके हैं, इसलिए ऐसे एसेट्स को सिर्फ रियलाइज़ करेंगे, उससे रिलेटेड प्रोविजंस का अलग से पेमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज ऑल सच प्रोविजंस ऑलरेडी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। इन बातों को निश्चित रूप से आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। अगर ये पॉइंट्स दिमाग में रहता है तो क्वेश्चन कैसा भी रहे, रियलाइजेशन अकाउंट आप आसानी से बना सकते हैं। इन बातों को हम फिर से स्पष्ट कर दे रहे हैं। सबसे पहला, रिकॉर्डेड एसेट्स, रियलाइजेशन इंफॉर्मेशन नॉट गिवन, रियलाइजेशन इंफॉर्मेशन नॉट गिवन। इस कंडीशन में हम देखेंगे एसेट्स कौन सा एसेट्स है। अगर रियल और टेंजिबल एसेट्स है तो याद रखेंगे कैश रियलाइज करेंगे, और कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो कैश रियलाइज्ड होगा विथ बुक वैल्यू, दिए गए क्वेश्चन के वैल्यू से, अमाउंट से। और अगर इनटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल, पेटेंट वगैरह है, तो ये इसका रियलाइजेशन जीरो माना जाएगा। तो इंटेंजिबल एसेट्स होने से रियलाइज वैल्यू देने से ही लिखेंगे, अदरवाइज रियलाइजेशन अमाउंट जीरो, वसूली का मूल्य जीरो होगा।
शून्य होगा। जस्ट अपोजिट रिकॉर्डेड लायबिलिटीज, रिकॉर्डेड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, if payment information is not given, याद रखना है all such liabilities paid in cash, अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो विथ बुक वैल्यू, क्वेश्चन के वैल्यू से ही, ये रिकॉर्डेड एसेट्स की बात हो गई। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटीज जिसको कि हम आज तक रिकॉर्ड नहीं किए हैं, मतलब हम चलते फिरते कहीं ज़रूरत पड़ा किसी से लोन ले लिए लेकिन लिखने से भूल गए। जिस दिन डिज़ोल्यूशन आएगा, पार्टनरशिप डिज़ोल्यूशन आएगा, वो सामने आदमी आ जाएगा तो हमें याद आ जाएगा कि हम उससे भी लोन लिए हैं, तो उसका पेमेंट करना होगा। तो ऐसी लायबिलिटीज़ का ओनली पेमेंट करेंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ पेमेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन, तभी तो हम समझेंगे कि ऐसा है कि पेमेंट की सूचना दी गई है। इस कंडीशन में ऑल सच लायबिलिटीज पेड इन कैश रिकॉर्डेड इन पेमेंट प्लेस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के पेमेंट प्लेस में जस्ट हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ऐसा एसेट्स जो लिखा हुआ नहीं है, जैसा अभी हम एग्जांपल रेडियो का दिए, ओनली रियलाइजेशन इंफॉर्मेशन इफ गिवन, रियलाइजेशन इंफॉर्मेशन इफ गिवन, याद रखेंगे इस कंडीशन में ऑल सच एसेट्स रिकॉर्डेड इन एज रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। जैसे रियलाइजेशन को हम रिकॉर्ड करते थे उसी तरीके से इसको लिखेंगे। पांचवा और आखिरी पॉइंट है प्रोविजंस। ये प्रोविजंस जो है कैसे दिया जा सकता है, तो डेप्रिसिएशन के नाम से, रिजर्व फॉर बैड डेट्स के नाम से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के नाम से। जैसा कि बतलाए, ये डेप्रिसिएशन रिलेटेड एसेट से माइनस करके दिया जाएगा। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हमारा लेस किया हुआ रहेगा डेटर से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये हमारा लायबिलिटीज़ में रहेगा। या लाइफ पॉलिसी फंड, मेनली यही चार आइटम है। ये जो प्रोविजंस दिए जाते हैं तो इन सभी को ऑल आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। एंड रिलेटेड एसेट्स, इससे जो रिलेटेड एसेट्स है वो बिल्डिंग मशीन फर्नीचर हो सकता है, फिक्स्ड एसेट्स कोई भी हो सकता है जिससे डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ, डेटर्स हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के केस में,
ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हो सकती है, इन सब को हम क्या करेंगे, रिकॉर्डेड एसेट्स है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट विथ फुल अमाउंट विदाउट डिडक्टिंग प्रोविजंस, पूरे दाम से लिखेंगे क्योंकि उसे हम घटाया हुआ अमाउंट ऑलरेडी लिख चुके हैं क्रेडिट साइड में, अपोजिट साइड में। अब इसके रियलाइजेशन की बात करें, ऑल सच एसेट्स realized only after considering their provisions, रियलाइजेशन के समय में considering their provisions, all such assets realized only after considering their provisions. So only realizations of such assets recorded, no payment मेड फॉर देयर प्रोविजंस, क्योंकि उसका विचार हो चुका है, उसका कंसिडरेशन हो चुका है, नो पेमेंट मेड फॉर देयर प्रोविजंस। इस बात को हमेशा याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आप इसको जहन में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो आपको फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिले पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का, इवन फर्स्ट चैप्टर सिंपल डिसोल्यूशन नहीं, इंसॉल्वेंसी डिसोल्यूशन में भी अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। अब इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम आपके सामने में रखने जा रहे हैं, जिससे कि बातें जो कंसेप्चुअल बतलाएं हम उसको और जस्टिफाई कर सकें और क्लियर कर सकें, आपको फिर समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन है हमारे सामने में, अजय, विजय एंड संजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:2:1 रेशियो। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020 वाज एज फॉलो। लाइबिलिटीज साइड में दिया गया कैपिटल अजय, विजय एंड संजय, जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन फंड। एसेट साइड में कैश, डेटर्स, डेटर्स में लेस प्रोविजन है, रिजर्व है, स्टॉक है, डेटर फर्नीचर है, बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन है, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद डिसोल्यूशन का टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया, द फर्म डिसॉल्व्ड एंड एसेट्स रियलाइज्ड एज डेटर्स ₹7,000, स्टॉक 5,000, फर्नीचर 1,000 एंड बिल्डिंग ₹15,000। इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन बाय अजय एट ₹10,000, क्रेडिटर्स वेयर सेटल्ड एट ₹11,000। However, there was a liability of ₹3,000 for damages which had to pay dissolution expenses amounting ₹1,000. प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जानकारी प्रेजेंट किए हैं, इसलिए क्वेश्चन कैसा भी हो हम अभी सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आपको सजेस्ट कर रहे हैं। इवन बुक से भी अभी आप सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन, तो किसी भी क्वेश्चन का जस्ट रियलाइजेशन अकाउंट तक के अकाउंटिंग को आप बनाइएगा, और अदर अकाउंट की जानकारी हम अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में साफ साफ प्रेजेंट करेंगे। जब जानकारी आ जाए तब आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो फिलहाल इसका सॉल्यूशन हम देने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में हमारा अकाउंटिंग जो बोला गया है बनाने के लिए, दैट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट। हेडिंग देंगे रियलाइजेशन अकाउंट, कॉलम बनेगा इसमें। रियलाइजेशन अकाउंट में आप जानते हैं 4 कॉलम बनते हैं, जस्ट लाइक पीएल अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस की जानकारी के जैसा है। कॉलम का नाम आ जाएगा पार्टिकुलर अमाउंट्स, इन रुपीज़, फिर से पार्टिकुलर अमाउंट्स इन रुपीज़।
डेबिट साइड में सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन के बैलेंस शीट के एसेट साइड में जितने भी एसेट्स हैं कैश को छोड़ करके और प्रोविजंस को छोड़ करके सब रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कैश छोड़ने के बाद डेटर्स अमाउंट आएगा। जैसा कि बतलाया प्रोविजंस या रिजर्व्स रहने से फुल अमाउंट से डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और इसके रिलेटेड रिजर्व्स को हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। रिजर्व फॉर बैड डेट्स क्लियरली लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्वेश्चन में भी इसको हम सुधार देते हैं। रिजर्व फॉर बैड डेट्स 200। तो फुल अमाउंट से एसेट्स को शो करेंगे और लायबिलिटी साइड में प्रोविजंस को रिकॉर्ड करने के लिए बतलाया। स्टॉक है नेक्स्ट आइटम, अभी तो क्वेश्चन से कॉपी कर रहे हैं, उतार रहे हैं, बुक वैल्यू से पूरी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। 6000। फर्नीचर है 2000। बिल्डिंग है, बिल्डिंग में भी फिर से डेप्रिसिएशन है, जैसा कि बतलाए डेप्रिसिएशन प्रोविज़न रहने से फुल अमाउंट से डेबिट में रिकॉर्ड करना है एसेट्स को और डेप्रिसिएशन को क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। अभी जो हम रूल बतलाए उसी के अंतर्गत ये इसकी जानकारी स्पष्ट किए थे। डेप्रिसिएशन अमाउंट है ₹2000। इन्वेस्टमेंट है तो डेबिट में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। एसेट्स है 15000। अब क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज़ के एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करेंगे और रिलेटेड आइटम ऑफ प्रोविज़न वगैरह है तो रिकॉर्ड करेंगे। तो कैपिटल तो इंटरनल, जनरल रिजर्व तो इंटरनल है, लेकिन सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स। बुक वैल्यू से क्वेश्चन के वैल्यू से कॉपी करना, उतारना है 12000। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जैसा कि बतलाए हम इन्वेस्टमेंट फुल वैल्यू से लिखे हैं, फ्लक्चुएशन फंड अपोजिट साइड में जाएगा। $5000। जब एसेट्स और लायबिलिटीज़ को पूरी तरीके से रिकॉर्ड कर लिए तो फिर एक एक करके अब रियलाइजेशन और पेमेंट का काम करेंगे। इन एसेट्स को रियलाइज़ करेंगे। कैसे रियलाइज़ होगा? या तो कैश या बैंक के नाम से, और अगर कोई पार्टनर लेगा तो पार्टनर के नाम से। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है एसेट्स का रियलाइजेशन ऐसे हुआ है, कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब सब कैश रियलाइजेशन में है। तो डेटर्स से 7000। 1 by 1 यहाँ रियलाइज्ड अमाउंट लिखेंगे। बुक वैल्यू से अब कोई मतलब नहीं, रियलाइजेशन का इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं। स्टॉक 5000। फर्नीचर 1000। बिल्डिंग 15000। इन्वेस्टमेंट टेकन बाय अजय, जब अजय ले रहा है तो अजयस कैपिटल के नाम से जाएगा। अंडरलाइन करके क्या ले रहा है उसका डिटेल लिखना चाहिए, और जिस वैल्यू से ले रहा है। एक सिंगल आइटम ले रहा है इसलिए डायरेक्ट अमाउंट में हम लिख सकते हैं 10000। क्रेडिटर्स वेयर सेटल्ड एट ₹11,000। तो सेटल कैसे हुआ है? तो कैश या बैंक के नाम से लिखना है। अंडरलाइन करके किस चीज़ का पेमेंट हो रहा है? तो क्रेडिटर्स का। कितने वैल्यू से? तो 11,000 से। However, there was a liability of ₹3,000 for damages which had to pay। ये लाइबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं है, बाद में इसकी जानकारी हुई है। तो हम बतलाएं अगर बाद में कोई ऐसी लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो जस्ट पेमेंट करना है। तो यहाँ पर है लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस ₹3,000 से। इस तरीके से टोटल लाइबिलिटी का पेमेंट हो रहा है 14,000।
डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग ₹1000, तो कैश के नाम से लिखेंगे। डिटेल में क्या आ रहा है, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस एक ही सिंगल अमाउंट है, डायरेक्ट अमाउंट में लिख देंगे। और अगर एक से ज़्यादा अमाउंट रहता है तो सब डिटेल अंदर में लिख करके तब बाहर निकालेंगे। 516 511 718 7 5 12 1 13 5 18 1 2 28,000 रुपये आ गया। इस तरीके से सभी आइटम को प्रेजेंट करने के बाद अब हम डिफरेंस निकालेंगे। इधर भी टोटल हमें लाना तो 60,000 ही है। अब जो डिफरेंस आएगा उसे हम इस साइड में आ रहा है तो बाय लॉस, ये लॉस किसे देंगे हम, तो ट्रांसफर टू 1/1 अजैज कैपिटल, विजैज कैपिटल एंड संजैज कैपिटल। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 800 रुपीज़ से लॉस आ गया। रेशियो है 2:2:1, यानी 5 से डिवाइड देंगे तो 5 7 जा 35 एंड 5 6 जा 30। 760 संजय का आ गया, इसका रेशियो था 1, इसका है 2, तो ये 1520 आ जाएगा और इसका भी 1520 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन करके तैयार हो गया। तो फिलहाल पुनः हम आपको बतला दें कि इस लेवल तक कोई भी क्वेश्चन हो, रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ आप अभी प्रिपेयर कीजिए। भले ही क्वेश्चन में अभी और अदर अकाउंट्स भी बोला गया हो, लेकिन जानकारी नहीं है, इसलिए अभी आप सिर्फ और सिर्फ किसी भी क्वेश्चन का रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड कोई समस्या निकलती है तो आवश्यक रूप से आप उसे कमेंट में रखिए। अगले वीडियो में हम अदर अकाउंट को प्रिपेयर करना बतलाएंगे, जिससे कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में सिंपल डिसोल्यूशन से रिलेटेड, रियलाइजेशन मेथड से रिलेटेड पूरी अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। चूँकि हर एक क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट के साथ साथ पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल और कैश बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता है या आवश्यक होता है। इसी कारण से अगले वीडियो में हम उन अदर अकाउंट्स की भी जानकारी देंगे। वैसे हम स्टार्टिंग में ही बतलाए थे कि हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो मेन अकाउंट है डिसोल्यूशन अकाउंटिंग में। ये 60% या उससे भी ज़्यादा मार्क्स आपको किसी एक क्वेश्चन का, मान लीजिए 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है तो 12 नंबर का 12 मार्क्स का रियलाइजेशन अकाउंट का शेयर रहेगा, अदर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ 8 मार्क्स में रहेगा। इस कारण से इस अकाउंट को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और ये अकाउंट अगर हमारा सही बन जाता है तो आगे के अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे का अकाउंट आसानी से बनेगा, उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है भी नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार आग्रह करते हैं कि बिना बनाए हुए किसी भी टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है अकाउंट्स में। इसी कारण से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को, अपने बुक के सभी क्वेश्चन को, और एग्जाम्पल में नहीं, पहले प्रॉब्लम साइड के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। उसमें समस्याएं हैं तो कमेंट में रखिए, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है तब एग्जाम्पल क्वेश्चंस को भी देखिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को, और बनाना फिर अपने मन से है, अपने तरीके से है। कंसेप्ट जो बतलाए हैं उस बात को ध्यान में रख करके है। हमें उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। आप आवश्यक रूप से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि किसी भी फील्ड, आईकॉम से लेकर के एमकॉम तक, साथ ही साथ प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज़ के स्टूडेंट को भी इसका फ़ायदा मिल सके। इस कारण से हम बार बार कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सचमुच में अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 46% ही सब्सक्राइब पर्सन्स या स्टूडेंट